एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आप में कितनी विविधता है, यानी कि आप कितने अलग अलग हो, बोलने में अलग हो और खाने पीने में अलग हो, है ना, और आपका कल्चर अलग है, आपका पहनावा अलग है ना। और लेकिन इसके चक्कर में लोग जो हैं वो भेदभाव भी बहुत करते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बहुत गोरे गोरे हैं, एक बच्चा थोड़ा सा काला आ गया, ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि बोलते हैं यार नहीं नहीं तू तो बहुत काला है, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोई मोटा बच्चा आ गया तो बोलेंगे नहीं नहीं तो बहुत मोटा है। या फिर मान लीजिए कि उसका कल्चर, उसका लैंग्वेज ही बिल्कुल अलग हो आपसे, तो भी हम लोग कई बार उसके साथ भेदभाव करते हैं, जो कि बहुत गलत है, राइट। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा था जो चैप्टर 1 आपने पढ़ा था कि भाई लोग किस तरीके से अलग होते हैं, विविधता उनमें कैसे होती है, और कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं फिर उन्हें चिढ़ाया भी जाता है, ठीक है, लोग उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों, यानी कि उन्हें कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ क्या होती हैं बेटा जी, एक्टिविटीज़ वगैरह हो गई उससे, या फिर ग्रुप से क्या करते हैं कि भाई बच्चे शामिल नहीं करते, बोलते हैं कि नहीं यार हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे, है ना, हमारे ग्रुप में तुम नहीं शामिल होगे। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। मतलब हम ना इतने हेल्पलेस से हो जाते हैं कि यार मेरा भी खेलने का मन कर रहा है पर ये मुझे अपने साथ नहीं खिला रहे, मैं क्या करूँ? ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है ना, तो फिर मैं क्या करूं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव, यानी कि ऐसे जो एक्सपीरियंस हैं हमारे, ठीक है, हमारे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है भाई कि भाई वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू दी इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, जो हमारे आसपास है कैसे एग्जिस्ट करती है, किस तरह से कनेक्टेड है। या चलो अब हम अपने चैप्टर को प्रॉपर्ली शुरू करेंगे नीचे के पैराग्राफ 1 से। हम क्या हैं, व्हाट वी आर, एक्चुअली हम क्या हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है ना। भाई हम कैसे रहते हैं, जब हम कैसे रहते हैं उससे पता चलता है कि भाई हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा ढंग क्या है, हम कौन सी भाषाएँ बोलते हैं। अगर हम राजस्थानी बोलते तो हम राजस्थानी हैं, हम गुजराती बोलते तो हम गुजराती हैं, पहाड़ी बोलते हैं तो पहाड़ियाँ, हम क्या खाते हैं, क्योंकि आपके आसपास की जो भौगोलिक स्थिति होगी, आपके आसपास की जो जियोग्राफी होगी, मान लीजिए आप पहाड़ पे रहते हैं तो आप पहाड़ पे जो चीज़ें मौजूद है वही तो खाएंगे, या आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में जो उगता है बेसिकली तो मेन खाना तो हमारा वही होता है, ठीक है। हम कौन से उत्सव मनाते हैं, तो फेस्टिवल्स भी सब जगह के अलग होते हैं, साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स अलग हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल, ज्योग्राफी, पहाड़ी एरिया है, राजस्थानी एरिया है, पथरीला रास्ता है वहाँ का, माने मिट्टी कैसी है वहाँ की, भूगोल का और हमारे इतिहास का, सब चीज़ों का असर पड़ता है। इतिहास का कैसे असर पड़ता है, चलो ये भी समझ लो थोड़ा सा। देखो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, जो आपके माता पिता बोलते होंगे, ठीक है, माता पिता कौन सी बोलते हैं, जो उनके माता पिता बोलते होंगे, उनके माता पिता कौन बोलते हैं, जो उनके माता पिता बोलते होंगे, राइट। तो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पहनने का ढंग है, खाने पीने का ढंग है, ये सब हमने किससे सीखा, अपने माता पिता से, उन्होंने किससे सीखा, अपने माता पिता से। तो यही तो हमारा इतिहास है, हमारे माता पिता की तो हमारा इतिहास है भाई, ठीक है, हमारे पूर्वज जिन्हें हम कह सकते हैं। अगर आप संक्षेप में ही इन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, अगर शॉर्ट में आप इन बातों पर ध्यान दें तो आप अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि भारत कितनी विविधताओं वाला, कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं। संसार में कुल 8 मुख्य धर्म है, कितने, इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए कि संसार में कुल कितने मुख्य धर्म हैं, 8, ठीक है। और भारत उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले यहाँ पर रहते हैं भारत में। सोचो 8 धर्म के लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं, ठीक है। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, मार्क कीजिए ये लाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। लोग ज़्यादातर मातृभाषाएं, मतलब ये जो लोगों की मातृभाषाएं 1600 मातृभाषाएं, मतलब आप मायना देखिए, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ मातृभाषाएं हैं और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूरा पैराग्राफ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
किससे ज़्यादा नृत्य है हमारे यहाँ? 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। मेन दुनिया की लैंग्वेजेस कितनी हैं? 8। 8 की 8 मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। धर्म, नॉट लैंग्वेज, धर्म। ठीक है, 8 मुख्य धर्म है, 8 को मानने वाले हमारे इंडिया में रहते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं जो कि मातृभाषाएं हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट बात है कि यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के डांस फॉर्म्स हैं। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है ना, कई बार तो प्रॉब्लम भी आ जाती है इसकी तरह। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ वैरायटी बहुत है, बट कई बार तो ये वैरायटी भी परेशान करती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। देखो क्या होता है, मान लो कि आप सब नॉर्थ इंडियन बच्चे हो, मान लो कि आप 10 नॉर्थ इंडियन बच्चे हो और एक साउथ इंडियन आ जाए, तो आप उस साउथ इंडियन बच्चे के साथ उतना कंफर्ट नहीं महसूस करते। या आप ही सोचो आप साउथ में चले जाओ और वहाँ पर 10 साउथ इंडियन बच्चे और आप एक अकेले नॉर्थ इंडियन हो, आपको क्या कंफर्ट आएगा? ठीक है, क्या आप इजी महसूस करोगे? नहीं, आपको ना वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आपको अपनी तरह के बच्चों के साथ में आता था, क्योंकि आप आराम से कम्युनिकेट कर पाते थे, वो आप ही की तरह दिखते हैं, आप ही की तरह बोलते हैं, आप ही वाले गेम्स खेलते हैं, तो आप ही की तरह कपड़े पहनते हैं। तो इतना क्या होता है कि थोड़ा कई बार ना डाइवर्सिटी परेशान भी कर देती है। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, वो हमें बहुत अजीब और अपरिचित से लग सकते हैं, है ना। अब आप चले जाओ पाकिस्तान, आपको अलग लगेगा ना कि यार मतलब ना वो सिक्योरिटी दूसरे लोगों के साथ नहीं आ पाती है, या फिर एक अपनापन नहीं आ पाता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, ऐसा क्या है भाई। नाक का नाक उनके भी हैं, हमारे भी हैं, हमें कई बार नहीं समझ आता, लेकिन फिर भी महसूस तो होता है। ठीक है, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं। कैसे? जैसे हम ये मान के चले कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मैं बोलूँ साउथ इंडियन तो ऐसे ही होते हैं, पाकिस्तान के लोग तो ऐसे ही होते हैं, या फिर अमेरिका के लोग तो ऐसे ही होते हैं। जैसे अमेरिकन को हम क्या बोलूँ, बहुत स्मार्ट होते हैं भाई, बड़े खूबसूरत होते हैं, इंग्लिश क्या मज़ेदार होती है ना। तो कई बार हम अपनी राय बना लेते हैं कुछ भी लोगों के बारे में। चलो आगे देखते हैं, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। पूर्वाग्रह को आप बताओ इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पूर्वाग्रह पहले ही आप किसी के बारे में कोई राय बना दो, प्रेजुडाइज। ठीक है, उन कथनों को लिखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। आपको जैसे सेंटेंसेस बताइए, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस लिखिए कि गाँव के लोग इस तरह के और शहर के लोग इस तरह के हैं। जिन कथनों से, यानी कि जिन सेंटेंसेस से जो भी आप बनाएंगे आप सहमत हों। ठीक है, आपको क्या लिखना है भाई, वो स्टेटमेंट्स देने हैं आपको जो आपको सही लगते हो, उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से क्रिएटेड एक इमेज है, प्रेजुडाइज आपने कर रखा है उनके लिए कोई? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? क्या आपके आसपास जो भी लोग हैं, क्या वो लोग भी ऐसा सोचते हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं भाई? क्यों हमने पहले से कुछ इमेज क्रिएट कर रखी है कि ये गाँव वाले हैं, तो गाँव वाले हैं तो इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, गाँव वाले हैं तो इनको किसान मतलब खेती का ही काम आता होगा, गाँव वाले हैं तो इनको बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं होगी, है ना। कई बार हम ऐसा मना लेते हैं ना कि नहीं ये ज़्यादा उतने समझदार नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम कुछ भी अपनी राय ही बना लेते हैं। ठीक है, अपने आसपास महसूस किया। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं, क्यों ऐसी इमेज क्रिएट होती है? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, किस तरह से लोगों के व्यवहार को, जैसे कि मान लो कि अगर मैंने एक पूर्वाग्रह बना लिया कि ये गाँव वाला बच्चा है, ये तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, ये तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इसने की नहीं होगी, तो मैं उसे उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दूंगी, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप आओ चलो कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं गांव के लोगों के बारे में। ठीक है, पूर्वाग्रह प्रेजुडाइज जो लोग बना के रखते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मतलब उन्हें हाथ के काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोगों खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। मतलब गाँव वाले जो होते हैं, जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है और प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन का मतलब होता है नहीं, हार्वेस्टिंग, हाँ, कटाई होती है। प्लांटेशन जब लगाया जाता है इन सीजन्स में, तो 12 से 14 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं, ये लाइनें आपको टिक करना है कि आपको क्या सही लगता है इनमें से। तो वो 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम के तलाश में शहरों के और स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि देखो गाँव में क्या होता है कि भाई खेत वेत का काम ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह तो इतनी होती नहीं है,
तो वो स्थानांतरण यानी कि उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है, माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट करना मतलब क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह जाना है, स्थानांतरण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आप अर्बन लोगों के बारे में कुछ राय पढ़ लेते हैं। अब आप अपने हिसाब से यहाँ टिक कर लेना भाई, जो आपको सही लगता हो। शहरी लोगों को लगता है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। क्या सच में आसान होता है शहरी जीवन? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया। शहर में भी देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो शहरी जीवन हाँ इस मामले में तो आसान होता है कि भाई यहाँ पर बिजली होती है, यहाँ पर पानी है ना, तो उसका तो थोड़ा सुविधा है हमें। यहाँ पर अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं, तो ये तो भाई गलत है। इसको तो मैं ही क्रॉस कर देती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम शहर में ही रह रहे हैं, हमें पता है यहाँ का जीवन इतना आसान नहीं है। यहाँ के सभी लोग बिगड़े हुए नहीं हैं, यहाँ के सब लोग आलसी नहीं हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना या साथ कम समय बिताते हैं। कई बार क्या होता है, कम समय बिताने के भी कारण होते हैं, क्योंकि लोग बिजी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से बिताते हैं कम समय। हाँ, लेकिन ये लोग मानते हैं कि गांव के लोगों के पास क्या है भाई, खेत पे ही जाना है, कोई बॉस तो बैठा नहीं है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और कई बार तो पूरा पूरा परिवार ही खेत पे काम कर रहा होता है, तो परिवार के साथ समय ज़्यादा मिल जाता है। पर शहर के लोगों को कम समय मिलता है परिवार के लोगों के साथ। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये तो रॉन्ग है, ये तो मैं नहीं मानती, क्योंकि हमें भी जो है अपने परिवार की चिंता रहती है ना। पैसे की ही केवल चिंता करें ऐसा तो नहीं हो सकता। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। यस, कंपैरेटिवली अगर हम गांव की बात करें तो ये बात सही है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है ना, हमारा बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है हमारे घर के किराए में या ना आने जाने में खर्च हो जाता है, जो नौकरी वगैरह पे जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाओ ऊपर पैराग्राफ जो साइड में दे रखे हैं आपके। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। मतलब कुछ बातें अगर ऊपर स्टेटमेंट्स देखे जो हमने साइड में देखे, तो उससे लगता है कि ज्ञानी जो है वो गांव के लोग जो है अज्ञानी हैं, उनको नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा। जबकि शहर में रहने वाले लोग आलसी और सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं लोग उन्हें, जो कि गलत है। ये राय मतलब गलत है। गांव के लोग अज्ञानी हों ऐसा ज़रूरी नहीं हो, और शहर के लोग आलसी ही हों और सिर्फ पैसे को देखें, ये तो नहीं हो सकता। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उससे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज, कि भाई तुम ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो। ठीक है, ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है। लड़कियां बहुत ताकतवर नहीं होती। क्यों भाई, क्यों नहीं होती? लेकिन पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज बना रखा है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी तो एक पूर्वाग्रह ही है, कि हम पहले ही कि मान ले कि लोग जो है शहर के आलसी हैं, या फिर कोई ये लोग जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये तो कंजूस ही हैं, ऐसा पूर्वाग्रह ही है ये। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका कि सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने अंदर एक इमेज क्रिएट कर ली है जो उसी काम को दूसरों की तरह करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, और भारत में तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत में तो कितना ज़्यादा है कि जो इंग्लिश बोल रहा है बोलते कि यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, तो बहुत बढ़िया है। जबकि क्या ये ज़रूरी है कि जो इंग्लिश बोल रहा हो उसको नॉलेज उतनी ही ज़्यादा डेप्थ में हो हर चीज़ की? नहीं, लेकिन हम उसकी इज्जत थोड़ी सी कम तो करते ही हैं, है ना। जो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोलते, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो आ ही जाता है कि यार तो पढ़ा लिखा नहीं लग रहा ना। इंटरव्यू देने जाएंगे तो बोलेंगे इंग्लिश में बात करना। बड़ा इंग्लिश का प्रचलन है हमारे देश में। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास। जैसे हम बोलेंगे कि ये अच्छा इस वाले धर्म को मानने वाला है, ये तो बहुत बढ़िया लोग है। अच्छा, इस धर्म को मानता है, ये बढ़िया नहीं है। तो पूर्वाग्रही तो क्या, उसकी चमड़ी का रंग, कि कोई गोरा है या कोई काला है ना, तो हम उसके हिसाब से बस उसे जज करने लगते हैं। तो गोरा है तो बहुत अच्छा है, काला है ये तो बहुत ही काला है, तो उसको उस तरीके से देखेंगे। तो जिस तरह से वो बोलते हैं या कपड़े पहनते हैं इत्यादि, तो हमारी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। नहीं, हमारी सोच पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमें कहना चाहिए। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं, हमारा प्रेजुडाइज इतना पक्का होता है कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। अच्छा, मान लो कि 4 बच्चों का ग्रुप है और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। एक बच्चा आया हरियाणवी बोल रहा है, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी, उसको इंग्लिश नहीं आती। तो चारों क्या करेंगे? हो सकता है उसका मजाक उड़ाएं, बोले यार कांट यू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। थोड़ा सा तो एक प्रभाव उनके दिमाग में रहता ही है। हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार
हमारा जो व्यवहार है हम उन्हें दुख पहुंचा सकते हैं, है ना। उस बच्चे को कितना खराब लगेगा। लेकिन भाषा तो भाषा है, हरियाणवी भी अच्छी भाषा है, राजस्थानी भी अच्छी भाषा है, अंग्रेज़ी में ही ऐसा क्या। लेकिन फिर भी ऐसा बहुत जगह माना जाता है कि भाई अंग्रेजी तो सबसे बेहतरीन भाषा है। लड़के और लड़की का भेदभाव ये भी बहुत होता है। भाई समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, हम सबको पता है कि भैया लड़का और लड़की बहुत भेदभाव होता है। आप अपने से कई लोग कहेंगे, नहीं, आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखिए क्या सच्चाई है, चलो देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को सूची में से तालिका को भरिए। आप अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा भी कीजिए। वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बहुत सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। अब कौन सी बात आपको लड़के के लिए सही लगती है, कौन सी लड़की के लिए, एक दो पॉइंट मैं बता देती हूँ, बाकी के देख लेना। जनरली क्या माना जाता है, खेल में कौन निपुण है, खेल में कौन निपुण है भाई, लड़का। खाना बनाने में कौन निपुण है, लड़की। रोते कौन नहीं है, लड़के। भावुक कौन होती हैं, लड़कियाँ, है ना। नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण कौन होते हैं, लड़के। शारीरिक रूप से बलिष्ठ कौन होती हैं, लड़के। शरारती कौन होते हैं, लड़के, है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ हम मान लेते हैं ना, ऐसा। तो यही तो प्रेजुडाइज हुआ कि भाई पहले से ही मान लेना कि भाई ये तो ऐसे ही होते हैं। चलो ये पेज खत्म हो गया, चलो आगे आते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ये बेचारा एक लंगड़ा बच्चा है जो कुछ बातें कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं चैप्टर में। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ऐसा होता है ना कि एक बच्चा जिसका पैर खराब हो या व्यक्ति जिसका पैर खराब हो, लोग उसे उस तरीके से नहीं देख पाते। तो ऐसा थोड़ी उसका दिमाग खराब है भाई, उसका पैर खराब है, केवल उसके पैरों में प्रॉब्लम है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द खास रूप से प्रयोग किया जाता है वो क्या है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे, ठीक है भाई। पहले तो क्या कहा जाता था कि भाई वो विकलांग है, लेकिन अभी विकलांग शब्द को नहीं यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करना है, डिसेबल, है ना। डिसेबल्ड बोलते थे पहले, लेकिन अभी क्या चेंज कर दिया गया है, अब इनको क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना। थोड़ा अच्छा वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया है अब। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडाइज को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं कि वो क्या सोचते हैं अपने लिए। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं कि भाई लोग इनके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं और सुन के इन्हें कैसा महसूस होता है। चर्चा क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो सामान्य बच्चे ही हैं, ठीक है। उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, अलग क्यों, है ना। हाँ, स्कूल में इनके लिए थोड़ा सा प्रोविज़न हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं इनकी हेल्प के लिए, बट अलग स्कूल करके हम इन्हें ये थोड़ा ज़्यादा नहीं जता देंगे कि आप हमसे अलग हो, ठीक है। आपके जवाब के पक्ष में रख दीजिए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अगर हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर किसका होता है, लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है कि भाई अगर कोई लड़का रो रहा है तो कहते हैं अरे यार तू लड़का है, तू रो रहा है। लड़के थोड़ी ना रोते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो भाई लड़कियाँ ही तो नहीं रोती है ना, खाली दुख तो लड़कों को भी होता होगा ना। तो बचपन में जब लड़कों की गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यही कहकर उन्हें चुप कराते हैं, रो मत, तुम लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। अब सोचो एक लड़के को बहुत दुख हो रहा है, रो के आपका मन हल्का हो जाता है, तो रोने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, इंसान ही तो है। लेकिन नहीं, उसको ये बताया जाता है बचपन से कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानने लगता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है ना। जब दुख होता है तो सबका मन करता है रोने का। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि रोना अच्छा ही होता है, क्योंकि उससे आपके अंदर का जो
दुख होता है वो आपके आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो उसे निकलने दो, दुख को अंदर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है। कौन? लड़कियों के बारे में ये लाइन है, बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। कैसे ये केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं? क्या लड़कियों में से ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? ना, समाज उनको सिखा देता है कि आपके गुण यही हैं कि आप बहुत कोमल हैं, आप बहुत सुशील हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? ठीक है भाई, हमें तो बहुत पसंद है शरारती लड़कियां, क्यों नहीं होना चाहिए, सबको शरारत करने का हक है ना। चलो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ये वाली लाइन से। अगर एक लड़का बड़ा होकर रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे। इसीलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए, है ना। कि भाई जो हमें बताया गया कि भाई लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, तो हमें विश्वास कर लेते हैं ये कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए लड़कों का कि वो ना ही रोए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब देखो लड़कियां हैं आजकल की, है ना, जीन्स भी पहनती हैं, इवन एरोप्लेन चलाती हैं, और तो बहुत सारे जो पुराने सोच रखने वाले परिवार हैं वो लोग ऐसी लड़कियों को कहते हैं कि यार देखो कैसी लड़की है, कैसे कपड़े पहने हैं, जबकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। शालीनता तो किसी भी कपड़े में आ सकती है, ठीक है। तो लेकिन हम उनकी वो छवि हमने बना रखी है ना साड़ी सूट वाली, तो हम उसी में देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना मतलब क्या करना, मतलब है अपने दिमाग में कुछ ऐसी इमेज कायम कर लेना, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप, ठीक है, कर लेना। अब चलो देखते हैं क्या है। जब हम सभी लोगों की एक छवि में उन्हें बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। यू नो, वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि स्टीरियोटाइप का भी आपका आता है, ठीक है। भाई क्या होता है ये देखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा में बनाना, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कहते हैं कि ये लोग तो कंजूसी होते हैं, या जैसे हम बोलते नहीं है, कौन कौन लोग कंजूस बोले जाते हैं, बनिया, है ना। कितने सारे आपने वो भी बना रखे हैं उन पे जोक्स कि भाई बनिया लोग जो होते हैं कंजूस होते हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपराधी, कुछ कास्ट के लोग कहते हैं कि तो अपराधी ही होते हैं भाई, या फिर बेवकूफ़ बोलते हैं ये इनमें तो दिमाग ही नहीं होता, बेवकूफ़ होते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने से, स्टीरियोटाइप क्रिएट करने की वजह से होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह के हैं वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना तो वाजिब नहीं है ना। कि मान लीजिए कि 4 बनिए आपसे मिले हैं आपकी लाइफ में, और आपने कहा कि 4 फैमिलीज़ के बनिए जो हैं मुझे चारों कंजूस लगे, तो सारे बनिए कंजूस ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं यानी कि स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं कि ये सारा ग्रुप ऐसा की है। जिसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। तो इन धारणाओं
का असर तो हम सब पे पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। भाई मान लो कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ ये माना जाता है कि कोई लड़की पायलट का काम तो कर ही नहीं सकती, एरोप्लेन चलाना तो लड़कों का ही काम है। लेकिन मुझे ये गुण है कि मुझे लगता है कि मुझ में ये काबिलियत है कि मैं पायलट बन सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बचपन से ये सिखा दिया गया कि लड़कियाँ ये काम करती ही नहीं, तो काबिलियत होने की बाद भी मैं वो ये काम नहीं कर पाऊंगी। असमानता और भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेशन कभी होता है जब लोग जो होते हैं वो प्रेजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप उसके हिसाब से अपना व्यवहार करने लगे। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ में किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने से नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम अपने मेड्स वगैरह के बर्तन भी बिल्कुल अलग कर देते हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? भाई आप भी तो इंसान ही हैं, वो भी इंसान ही है, ठीक है, मगर हम डिस्क्रिमिनेशन तो करते हैं, ठीक है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। पहले ज़माने में तो पता है शेड्यूल कास्ट पीपल को साथ वाले हैंडपम्प को भी यूज़ नहीं करने देते थे, कुओं को भी नहीं यूज़ करने देते, बड़ा गलत व्यवहार करते थे उनके साथ। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 दोनों बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है ना, ये विविधता का एक पहलू है। पहलू मतलब एस्पेक्ट है, ठीक है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। बोलते कि हम जो मान रहे हैं ना वो ही अच्छा है, जो ये मानता है ना ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बहुत ही नीचा है, ठीक है, खराब है ये। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। समीर 2 जो था वो क्या था भाई गरीब था, और जो समीर 1 था वो हमें पता है कि वो अमीर था। विविधता का पहलू नहीं है। कहाँ से लाइन छुटी है, जस्ट अ मिनट रुको। समीर 2 गरीब, विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है ना। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, आप सड़क पे जाके देखो कितने गरीब लोग होते हैं बेचारे। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इससे पहले मैं आगे का पढ़ाऊँ, ये देख लेते हैं बॉक्स में जो दे रखा है, क्योंकि बॉक्स हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, ठीक है, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ये नहीं कि मुसलमान ये नहीं चाहते कि वो अपनी लड़कियों को ना पढ़ाएं, मुसलमानों पे उतना पैसा अभी नहीं होता। बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो गरीब हैं और इस कारण वो अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है। कहाँ से फ़ीस भरें? जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है ना। तो इसका मतलब वो चाहते तो हैं स्कूल भेजना, लेकिन क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है इसलिए वो नहीं भेज पाते। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है। नहीं, यहाँ से देखते हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है ना, काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स होंगे फिर घर के पास है, तो इवन सरकारी बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। केरल का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी कारकों के कारण सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिलती है। इसीलिए केरल में ज़्यादातर लोग शिक्षित होते हैं, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं ना। आप देखो स्कूल आसपास है, बस की सुविधा भी है, सरकारी बसों की सुविधा भी है, और शिक्षक भी 60% जो है वो लेडीज़ हैं। तो लोग लड़कियों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते नहीं होंगे वहाँ पर। दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, क्योंकि भाई
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिरी के कारण धर्म नहीं, गरीबी है। तो अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि गरीब जो मुसलमान लड़कियां वो ज़्यादातर स्कूल में नहीं जाती, कारण बताओ, तो आप कारण ये बताएंगे कि भाई क्योंकि वो लोग गरीब ज़्यादा हैं अभी, और आर्थिक उनकी जो परेशानियां हैं उसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाते। ये नहीं है कि मुसलमानों की सोच ये है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता क्योंकि वो अलग है, और असमानता क्योंकि वो हमारे समान नहीं है। दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इसका कारण है कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारे हो ना, मान लो ये एक बड़ा ग्रुप है और ये एक छोटा ग्रुप है, इनकी संस्कृति को कुछ ये मतलब हमारे देश के किसी एक कोने में रह रहे हैं और लोग इन्हें ये मानते हैं कि हाँ बस ठीक है, इनका कुछ बहुत ज़्यादा ही, इनकी संस्कृति कोई बहुत बढ़िया तो है नहीं, या हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसा। ठीक है, तो फिर उनके साथ हम भेदभाव कर लेते हैं। ऊपर से यदि वे गरीब हों और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी ना हो तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो हो गया ना दोहरा भेदभाव, कि एक तो वो हमसे अलग, उनकी संस्कृति हमसे अलग, तो हमने उसे मूल्यवान माना ही नहीं, और दूसरी तरफ हमने क्या किया, क्योंकि वो गरीब भी हैं तो संस्कृति भी अलग हो गई और गरीब भी हो गए, तो फिर तो भेदभाव हो ही रहा है। धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्रों में लोगों को करना ही पड़ता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना किन्हें करना पड़ता है भाई? जनजातीय लोगों को, धार्मिक समूहों को और ख़ास क्षेत्र के लोगों को ऐसा करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, कहना चाहिए भी, करना चाहिए पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। मतलब अपना लाइवलीहुड, आपके पापा हैं ऑफिस जाते हैं, आजीविका ही तो चलाते हैं, वो ऑफिस जाके पैसे लाते हैं, उससे घर का खर्चा चलता है। जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। मान लो एक कचरे वाला भैया है, ठीक है, क्या आप अपने कचरे वाले भैया को अपने साथ सोफे पे बैठा के चाय पीने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, अभी हमारे देश में वो टाइम नहीं आया, लेकिन कनाडा में ऐसा मुझे पता चला है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कुछ कनाडा में लोग जो रहते हैं उनसे मुझे ये पता चला है कि कनाडा में ऐसा भेदभाव नहीं है। वहाँ पर जो कचरा उठाने के लिए आते हैं सुबह, और जिनके घर से कचरा उठा जाए, दोनों शाम को बैठकर आराम से शाम को एक साथ खेलते भी हैं और मज़े भी करते हैं, पार्टीज़ भी करते हैं। वहाँ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि उनकी तनख्वाहों में भी भेदभाव नहीं है। पता है मतलब कितनी बड़ी बात है ये, कि वहाँ काम को लेकर भेदभाव है ही नहीं। आपका काम बड़ा, मेरा काम छोटा, ऐसा भेदभाव ही नहीं है। जबकि अभी भारत में तो ये भेदभाव बहुत ज़्यादा है। इवन लोग ऐसे लोगों को गंदा और अपवित्र मानते हैं। ये जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जबकि इसे खत्म किया जाना चाहिए। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, है ना। मान लो सीढ़ी का मतलब क्या होता है कि भैया ये सीढ़ी ऊपर की और ये नीचे की है, ठीक है, ये बीच की सीढ़ियाँ हैं। तो ब्राह्मण बोले हम सबसे ऊपर हो गए, ठीक है, शूद्रों को बोले तुम सबसे नीचे हो गए। तो इस तरह की व्यवस्था, जिन्होंने अपने आप को एक सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ऊंची जाति या उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। अछूत बोले तो जिसको आप छूना नहीं है। होता था ना बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई ये जो हैं ये तो मतलब इस जात के हैं तो ये हमारे कुएं से पानी नहीं पिएंगे, अरे इन्होंने हमारे मंदिर में प्रवेश कैसे कर लिया, इस तरह का होता था उनके साथ भेदभाव। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतुओं को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब अगर आपको कह दिया गया कि आपको टॉयलेट्स क्लीन करने हैं तो आप इसके अलावा फिर किसी के घर जाके बर्तन नहीं साफ़ कर सकते, या आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि आप दुकान चलाएं, लोग आएंगे ही नहीं आपकी दुकान पर। ऐसा पहले होता था, आज तो उतना नहीं है। खैर, उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गाँव से हटाने की इजाज़त थी, है नहीं थी, ठीक है। उन्हें ऊंची जाति के लोगों में घर में घुसने, गाँव के कुओं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा था। वंचित रखा था मतलब कि बोला था कि भैया आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे,
ठीक है, मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं नीची जाति की हूँ और मेरा कोई सामने वाला जो बैठा है व्यक्ति वो ऊंची जाति का है, तो बोलते थे पहले के टाइम में ऊंची जाति वाला व्यक्ति कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे एक साथ के एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते, यानी कि मेरे बच्चे को उस अधिकार से वंचित किया गया था, राइट। चलो अभी पिछले पेज पे आते हैं और एक बॉक्स छूट गया, वो पढ़ते हैं। बॉक्स अगेन बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलित, ठीक है, तो दलित क्या होता है बेटा? दलित वह शब्द, ये आ सकता है क्वेश्चन, जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई अछूत तो मत बोलो ना, चलो दलित बोल लेते हैं, बट अछूत तो मत बोलो। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस, है ना, उन्हें एड्रेस करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था, एड्रेस देमसेल्फ। वो बोलते थे कि ठीक है अछूत मत बोलो, है ना, अनटचेबल मत बोलो, दलित इज ओके। दलित का क्या मतलब होता है? ये भी आ सकता है। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया, ब्रोकन किया गया, दबाया गया, एक तरीके से उन्हें कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों, लोगों ने जो अपने प्रेजुडाइज बना रखे थे और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ने दलित लोगों को अक्सर दबा के रखा था। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, शेड्यूल कास्ट, है ना, SC। समझ गए दलित क्या होता था? चलो आगे आते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप, है ना। स्टीरियोटाइप की वजह से ही तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपके अनुसार जिन व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है उन्हें कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता होगा, बहुत गंदा लगता होगा, बहुत अपमान महसूस करते होंगे। अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ये भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बड़ी संख्या में जो लोग हैं भेदभाव का वो शिकार हुए थे, ठीक है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अब इसे हम बनाते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी चैप्टर काफ़ी बाकी है, तो चलिए अब सेकेंड पार्ट में इसको आगे हम देखेंगे। या चलो इसी पार्ट में हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, बिकॉज फिर सेकेंड पार्ट लेंगे तो फिर कई बार बच्चों को मिलता नहीं है। भारत के एक महान नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत महान नेता थे भीमराव अंबेडकर और जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को उन्होंने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस में लिखा था। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। ये एक्सपीरियंस, कुछ इंसिडेंट हुआ होगा उनके जीवन का 1901 में, जब वो केवल 9 साल के थे। वो महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर, अब वो बोलते अंबेडकर जी, बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे हमारे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वो बहुत चक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे कि मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं पर खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। 9 साल के थे वो, है ना। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा की शुरुआत में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए। पूछा हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमारे किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती, किराए पर अगर हमें, तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हाँ
फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जब जवाब दिया था ना कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग को सवारी में ले जाकर अपने आप को गंदा या फिर नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को भी तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती, बात पैसे से तो नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक है, अब वापस आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक, कितना दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। ये छोटी सी घटना थी, कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने का साधारण सा काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, क्योंकि वो क्या थे भाई, वो अछूत जात के थे उस वक्त, है ना, ये कहा जाता था। जबकि वो पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से ये बिल्कुल साफ कर दिया जाता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखा गया था उन्हें, बल्कि वह उन्हें सम्मान, आदर आदि भी मिल नहीं पाता था। इसकी वजह से उन्हें जो दूसरों को मिलता था। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष वाला पैराग्राफ बाद में देखेंगे। पहले यहाँ जो अंबेडकर जी के बारे में दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका समय दे रखा है 1891 से 1956 तक का उनका टाइम पीरियड था, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में इन्हें माना जाता है। संविधान के पिता क्योंकि, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि इन्होंने खुद झेला था ना, है ना, ये प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद झेली थी, तो इन्होंने इनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी उन दिनों। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त तक नहीं थी उन्हें, पता है। अंबेडकर अपनी जाति में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी, क्योंकि बाकियों को तो कॉलेज की भी इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करी और वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी और वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, कहा कि आप लोग भी भेजिए, है ना। सब दलितों से कहा कि मैं भी गया हूँ, आप लोग भी भेजिए। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों ने के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उसका अंबेडकर जी ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट। उनका मानना था दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की इज्जत हो। मतलब सबके लिए सेम चीज़ें होनी चाहिए, राइट। अब आ जाओ आगे। देखो, बच्चे पैसा भी देना चाहते थे, फिर भी गाड़ीवान उन्हें ले जाने से मना कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी गंदी हो। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया था, बिल्कुल गंदा व्यवहार किया था। इवन बैलगाड़ी वाले उन्हें ले जा नहीं रहे थे। स्टेशन मास्टर जो था वो वापस अंदर चला गया था। महार होने के से क्या पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर जी को कैसा लगा होगा। ओब्वियसली बहुत दुख हुआ था उन्हें, है ना, बहुत अपमान लगा था। अपने शब्दों में इसका वर्णन करते हैं। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? ठीक है, ओब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत खराब लगता है ऐसा। आगे आते हैं। वैसे भी उन्हें अधिकार मिले थे। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने का संघर्ष किया था। यहाँ देखते क्या है, ये समानता के लिए संघर्ष, यहाँ से देखा था। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था, है ना। ब्रिटिश सरकार से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था।
दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिन गैर बराबरी का अनुभव किया था, क्योंकि इन चारों को ये लगता था, औरतों को भी लगता था, दलितों को भी लगता था, किसानों को भी लगता था और जनजातीय लोग जो थे उनको भी लगता था कि उनके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं किया जा रहा है ना। तो इन चारों ने जो अनुभव किया उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था, क्योंकि मंदिर में भी नहीं जाने देते थे इन्हें, है ना। महिलाओं ने मांग की थी कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। औरतों ने क्या चीज़ मांगी? शिक्षा का अधिकार मांगा। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के संघर्ष किया। किसान बेचारे, उनको कभी पैसे उधार लेने पड़ते थे, तो जमींदार क्या करता था, बहुत इंटरेस्ट ले लेता था उनसे। बड़े परेशान किसान और दलित लोग, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे, है ना। उन्हें पता था कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये सब, और लोगों ने उसके खिलाफ अवगत थे और हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह के संघर्ष किए। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया कि भाई सबको समान होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। क्योंकि तुम भी भारतीय, मैं भी भारतीय, फिर असमानता किस बात की? ठीक है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। आज के टाइम पे तो ऐसे होता है ना कि अगर कुछ छुआछूत करेगा तो उसको तो जेल हो जाएगी, बल्कि और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। मंदिर में जाने से आज नहीं रोक सकते आप किसी को, स्कूल में जाने से आज नहीं रोक सकते जाति के आधार पर। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इसके अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वे गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को समानता के अधिकार का फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए, है ना, कि भाई कुछ स्पेशल करो, अब इन लोगों के साथ इतना खराब हुआ है तो कुछ स्पेशल किया जाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सब लोग हिंदी बोलो, सब लोग दिवाली मनाओ ही मनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई सबकी मर्जी है, अपने हिसाब से चलने दो। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि भाई असमानता खत्म हो। बच्चे अगर खत्म कर देंगे तो यही तो बच्चे भविष्य ही हैं। तो आप समझो बेटा कि किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है। कोई किसी भी जात का है, कोई भी काम करता है, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ भारत के संविधान के बारे में आपको दिया गया है, ये आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिनिश होता है हमारा ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये तो अभ्यास कार्य है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।